This is All India Radio. In connection with the 58th Rising Day of the Border Security Force, we now bring you an interview with the Director General, Border Security Force, Shri Pankaj Kumar Singh. Interviewer is Jainendra Singh, Senior Broadcaster. यह आकाशवाणी है। सीमा सुरक्षा बल के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह से भेंट करता है जैनेन्द्र सिंह, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। नमस्कार श्रोताओं, यह हमारा सौभाग्य है कि देश की पहली रक्षा पंथ के रूप में जिस बल को जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा सीमा की रक्षा करने वाला बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इस वर्ष 1 दिसंबर को अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हम बातचीत कर रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह जी से। सर, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई बल के 58वें स्थापना दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 58वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस पड़ाव पर, इस मोड़ पर आपके मन में जो उद्गार आ रहे हों वो जरूर हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसके दो पहलू हैं और सही कहा आपने, 57 वर्ष की जो एक गौरवशाली यात्रा सीमा सुरक्षा बल ने जो तय की है जी, उसमें क्या 1965 का युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें लगभग 8 माह तक सीमा सुरक्षा बल ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी और बांग्लादेश का जो सृजन हुआ उसमें काफी हद तक मदद की और पग पग पे कोशिश की जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेनाओं को परास्त किया जा सके और एक बांग्लादेश, एक नए देश का उद्गम हुआ। तत्पश्चात कारगिल युद्ध में भी आसूचना देने से लेकर के और सीमा पर भारतीय सेना के साथ लड़ाई लड़ना और जिन पहाड़ियों की चोटियों को पुनः हमने कॉन्कर किया, मेरे ख्याल से उसमें भी सीमा सुरक्षा बल का बड़ा ही अच्छा रोल रहा है। वहीं जो एक छद्म युद्ध पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लड़ते रहते हैं, इस प्रकार के जो अवांछनीय तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, क्या वो भारत में घुसपैठ कर गड़बड़ी फैलाने की चेष्टा करते हैं अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के सामान, हथियार और नशीले पदार्थ की स्मगलिंग करके यहाँ के समाज में गड़बड़ी फैलाने की चेष्टा करते हैं, उसको भी नेस्तनाबूद करने और उनके भी समस्त मंसूबों को खत्म करने के लिए और सदैव से ही प्रयासरत सीमा सुरक्षा बल रहता है। कई जो चैलेंजेस आए हैं, जो समय रहते पहले जो कुछ चैलेंजेस थे, आज उनमें एक काफी परिवर्तन आ गया है। बिल्कुल, आज टेक्नोलॉजी के रहते और नए नए संयंत्र और संसाधन के रहते मेरे ख्याल से इस तरह के अवांछनीय तत्व भी नए नए तरीकों को अपना रहे हैं। जैसे आज ड्रोन के द्वारा किस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश अलग अलग किस्म के हथियार भेज रहा है, अलग अलग किस्म के ड्रग्स भेज रहा है, जिससे हमारे समाज में गड़बड़ी फैलाने की चेष्टा की जाती है। इस बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आज आपसे करनी है और जाननी भी है। जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। हमारे जो बल के जवान हैं, हमारे जो बल के सदस्य हैं, इस आदर्श वाक्य को वो जिया है उन्होंने अपने व्यक्तित्व में भी और अपने कृतित्व में भी। और इस यात्रा में, इस राह पर चलते हुए बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो शहीद भी हुए हैं। ऐसे हमारे वीर बलिदानियों के लिए इस अवसर पर आपके उद्गार किन शब्दों में पहुंचेंगे, ये जरूर हम सुनना चाहेंगे। देखिए, किसी भी मनुष्य के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर देना और प्राणों की आहुति अपने देश के लिए कर देना, मेरे ख्याल से इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये सही बात है कि सीमा सुरक्षा बल के 1954 लोगों ने आज तक अपना सर्वस्व देश की सुरक्षा के लिए और आप और हमको देश में सुरक्षित और एक स्वच्छंद वातावरण में सांस लें, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। क्या महावीर चक्र, क्या वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, और इनसे देश ने उनको सुसज्जित भी किया है। वर्तमान यदि परिवेश की भी बात करें तो अभी भी हमारे करीबन 20 लोगों को गैलेंट्री के लिए मेडल दिया गया है और 2 जांबाज सिपाहियों को कीर्ति चक्र से भी सुशोभित किया गया है। लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनके परिवारजन एक तरफ तो गर्व का महसूस करते ही हैं, वहीं सीमा सुरक्षा बल का पूरा प्रयास रहता है कि हम किस प्रकार से उन परिवारों के लिए एक संबल बन के हर तरह की सुविधा प्रदान करके और क्या कुछ कर सकते हैं ताकि उन्होंने जो इतना बड़ा उत्सर्ग किया है, जो न्यौछावर किया है देश के लिए, उसके लिए कुछ हद तक उनकी मदद कर सकें। पूरा का पूरा विभाग इसमें लगा हुआ है ऐसे लोगों की मदद करे। और मेरे ख्याल से जो कथनी और करनी, जीवन पर्यंत कर्तव्य में किसी प्रकार का भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। और क्या हमारा सिपाही हो, क्या वो महिला हो अथवा पुरुष हो, आज इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है कि हम अपने कथनी और करनी में कोई भी भेद न करते हुए पूरे तन और मन से देश की सुरक्षा करें। देश की हमारी लगभग 7,500 किलोमीटर की एक सीमा रेखा है और उसमें से 6,000 किलोमीटर के लगभग या इससे कहीं ज्यादा ही सीमा सुरक्षा बल के कंधों पर उसकी सुरक्षा का दायित्व है। अब इस समय जो चुनौतियां नई नई तरह की आ रही हैं, क्योंकि जो आप सीमा के उस पार जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं और दिखाई देते हैं, इन नई परिस्थितियों में, नई चुनौतियों के बीच जो है वो बीएसएफ की जो गतिविधियां हैं उनमें किस तरह का बदलाव आज
स्ट्रेटेजिकली जैसे हम कहें अगर तो देखने को मिलता है, बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज व्यक्ति को जोड़ दिया गया है टेक्नोलॉजी से। पहले जो छद्म युद्ध में मात्र व्यक्ति घुसपैठ करके और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता था, आज वो ही हथियार लेके ड्रोन से, सुरंगों के माध्यम से भी घुसपैठ करके और बड़ी मात्रा में इस प्रकार के संसाधनों को, अवांछनीय तत्वों को उपलब्ध कराकर और समाज में गड़बड़ी फैलाने की चेष्टा करता है। वहीं उसका ये भी प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम यदि नशीले पदार्थ फैला लें तो शायद हम एक पूरी जनरेशन को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं और बाद में इनके एक संबल समाज में भी एक कुछ न कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं और इसको देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने भी अपने लोगों में साहसिक, बड़े ही बहादुर, जांबाज सिपाही हैं। वहीं टेक्नोलॉजी का भी काफी अच्छा उपयोग किया जा रहा है ताकि हम जमीन में रहते, क्या जमीन के नीचे उसके प्रयास हैं, क्या वो सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा है, क्या है, अलग अलग किस्म के सेंसर्स लगा के, अलग अलग किस्म के उपकरण लगा के हम प्रयास करते हैं कि पहले ही इसको पता कर लें। वहीं जमीन पे यदि आने की चेष्टा करेगा तो हमारे पास बॉर्डर की फेंस है और बॉर्डर की लाइट्स हैं और अलग अलग किस्म के सर्वेलेंस डिवाइसेज हैं और भारत सरकार ने जो संबल प्रदान किया है, बड़ी भारी मात्रा में राशि उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि हम दिन में, रात में, धुंध में और अन्य समयों पर भी अलग अलग किस्म से दूर तक देखने वाले संयंत्र लगाए जा रहे हैं बड़ी मात्रा में, जिससे हमें सर्वेलेंस में और अधिक महारत हासिल होगी। वहीं आज हमने जमीन के नीचे, जमीन पर और अब आसमान से भी अत्यधिक अच्छी किस्म की सर्वेलेंस किस्म की एक महारत हासिल की है और दूसरे तरफ से क्या हो रहा है या गड़बड़ी फैलाने का क्या प्रयास हो रहा है या क्या उनके मंसूबे हैं, उस पर भी नजर रखी जाती है कि ताकि हम समय रहते एक अपने सुरक्षा को पूरी ढंग से और संप्रभुता को कायम रख सकें। जो ड्रोन की आपने चर्चा की, स्पेसिफिकली अगर इस मुद्दे पे बात करें तो क्या क्या चीजें की जा रही हैं जिसके माध्यम से इस चुनौती से निपटा जा सके? ड्रोन एक बड़ा ही मेजर चैलेंज हो गया है। यदि हम देखें तो ड्रोन को काउंटर करने का एक 100% शायद इफेक्टिव सॉल्यूशन तो शायद नहीं है। तथापि हमने प्रयास किया है कि 2-3 अलग अलग किस्म की चीजों को यदि हम जोड़ दें तो शायद हम इसमें और अधिक इफेक्टिव या एफिशिएंट हो सकते हैं। जैसे भारत के राज्य हैं जो इस ड्रोन से ग्रसित हैं, उन पे अलग अलग जगह एंटी ड्रोन सिस्टम अवश्य लगा रखे हैं और काफी हद तक इनमें अच्छी हमने रिजल्ट्स भी हासिल किए हैं। वहीं हमने ये भी प्रयास किया है कि यदि व्यक्ति कोई भी ड्रोन से यदि सामान गिराया जाता है, हथियार हो, ड्रग्स हो, कोई न कोई हमारे प्रांत का व्यक्ति उसे लेने अवश्य आएगा। वहीं हमने पड़ोसी जो देश के राज्य हैं उनसे मिलकर और लोकल पुलिस के साथ मिलकर डेप्थ पेट्रोलिंग, यानी कि बॉर्डर पे हम उपलब्ध हैं और उसके अलावा 2 किलोमीटर अंदर की एक डबल लेयर पेट्रोलिंग भी शुरू की है ताकि जो लोग लेने आए उनको न आने दिया जाए। तो इससे भी काफी हद तक हमको सफलता प्राप्त हुई है। ये इसलिए हमें पता है क्योंकि इंटरोगेशन के दौरान ऐसे लोगों ने बताया कि जी हाँ साहब, जब हमने देखा कि आपकी इन डेप्थ पेट्रोलिंग और सेकेंड लेयर भी उपलब्ध है तो हमने 10 किलोमीटर आगे से या 10 किलोमीटर पीछे से अपना ऑपरेशन प्लान करने का प्रयास किया। उसी प्रकार से हमने ये भी प्रयास किया है कि किस तरह से हम, आप समझ सकते हैं कि अंधेरे में रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे यदि ड्रोन आए, छोटा सा स्ट्रक्चर है और यदि उसको बंदूक से मार गिराना लगभग असंभव सा कार्य है। वहीं हमने अपने लोगों को काफी अलर्ट करके, सेंसिटाइज करके और उनको बड़े अच्छे इंसेंटिव्स देके भी कहा है कि यदि तुम ड्रोन गिराओगे तो तुमको बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। कि पिछले साल जहां हमने बड़ी प्रयासरत होने के पश्चात भी मात्र 1 ड्रोन गिराया था, इस बार हम अभी तक 11 ड्रोन गिरा चुके हैं। और टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो उसका इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैं यदि आपका मोबाइल फोन ले लूं तो इससे पता चल जाता है आपने किससे बात की, आप कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या किया। उसी तरह ड्रोन गिराने के पश्चात भी जब हमने उसकी एनालिसिस की तो हमको पता चल गया कि ड्रोन कहाँ से आया है, किस फ्लाइट पाथ से गया है, किस किस जगह गया है, कहाँ कहाँ गया है। और इसके बूते पे हमने राज्य की पुलिस के साथ मिलके और रेड्स दी क्योंकि एकदम प्रिसाइज डिजिटल इंफॉर्मेशन थी। और उसके बूते पे जो आदमी पकड़े गए तो हमने देखा कि वो NDPS के जो एक्ट हैं उसके तहत कन्विक्टेड लोग थे, इस तरह के चीजों के स्मगलिंग में लिप्त थे। मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी जो हमने इतने 11 ड्रोन गिराए हैं, पंजाब पुलिस के पास काफी ड्रोन्स हैं, दूसरे के पास हैं जिनकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, करके हमने दे भी रखी है। तो मेरे ख्याल से यदि हम साइंटिफिक तरीके से, एक तरफ साइंटिफिक तरीके से जाएं, दूसरी तरफ डेप्थ पेट्रोलिंग करें और तीसरी तरफ एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएं, तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक इसमें सफलता अवश्य पाई जा सकती है। जो हमारे पास संसाधन है, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या और दूसरे रिसोर्सेज हैं, एकीकृत किया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए। इसी उद्देश्य से एक कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किए जाने की बात हमने सुनी थी। इस दिशा में हम कहां तक बढ़ पाए हैं? इसमें हम बड़ी तेजी से प्रयासरत हैं क्योंकि जहां व्यक्ति और टेक्नोलॉजी का समावेश हो जाएगा, मेरे ख्याल से हम एक अपने उद्देश्य के प्रति और अधिक परिपक्व हो जाते हैं। भारत सरकार ने भी इस दिशा को
समझते हुए और बड़ा ही अच्छा हमको सपोर्ट किया है और काफी बड़ी मात्रा में राशि उपलब्ध कराई है। और मान के चलिए कि मात्र इस साल में हमारे पास लगभग 5,500 अधिक कैमरे, अधिक सर्वेलेंस संयंत्र और इस तरह के बॉर्डर पे लग जाएंगे। यदि इतनी भारी मात्रा में लगाए जाएं तो कुछ न कुछ सर्वेलेंस में और अधिक हम मैच्योर होंगे। कोई भी गतिविधि होगी, प्रयास होगा, घुसपैठ की कोशिश की जाएगी तो पहले से और अधिक पहले जान पाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन इज पावर, और यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो और हमने इस तरह का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया है, यदि बॉर्डर पे हमारा जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं सर्वेलेंस संयंत्रों से, कैमरे से, PTZ कैमरा, धुंध में देखने वाली चीजें, अलग अलग किस्म के रेडार सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके उसको हम पीछे भी एट बटालियन लेवल, एट कमांड लेवल भी उसको देख पाएं, ताकि एक अच्छा सुपरविजन के रहते एक इफेक्टिव कार्रवाई से इनके मंसूबों को नाकाम कर सकें। और इन सब चीजों से एक तो वैसे भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, बल का भी और हमारे आम नागरिकों का। आम नागरिक भी और ज्यादा सहयोग करते हैं और ज्यादा अपनी भूमिका महत्वपूर्ण ढंग से निभाते हैं। एक मुझे याद है सन 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोल्ड किट नाम से एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, और ये प्रोजेक्ट BSF के इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी विंग ने ही तैयार किया था और बताते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में इसे पूरा किया गया था। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इतनी कुशल है, इतनी सक्षम है कि इस तरह के चीजों को, प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड टाइम में वो पूरा कर सकती है। ये जो बोल्ड किट प्रोजेक्ट है अभी भी किस रूप में ये काम कर रहा है, ये क्या है? जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये अलग अलग किस्म की सर्वेलेंस डिवाइसेस या सेंसर्स को इंटीग्रेट करते हुए जहां व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है वहां ये सेंसर्स या सर्वेलेंस डिवाइसेस किसी भी गलत किस्म की गतिविधि की सूचना पहले दे सकते हैं। अच्छा। और ये आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये एक कमेटी गठित की गई थी, उसने भारत सरकार ने इसके विषय में बड़ी मात्रा में राशि प्रदान की थी और BSF की एक बहुत ही अच्छी टीम ने इसको लगाया था। और आज भी असम के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में जहां चारलैंड एक चीज होती है जो बरसात के टाइम जमीन दब जाती है और बरसात जब कम होती है तो जमीन ऊपर आ जाती है, तो किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ बनाए जाना संभव नहीं है। और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उसका बेसिन है, तो वहां इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है और बड़ी ही अच्छी किस्म से इसको लागू किया गया है। इसी की तर्ज पर जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और हमारी अपनी BSF की ही टीमें पूरे भारत में यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को लगा रही हैं और इसका संपूर्ण आर्किटेक्चर भी BSF के ही बहुत कुशल हमारे सिपाहियों ने और अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने इसको इजाद किया है। और हम आज इसी के बूते बहुत ही कम राशि में अपने देश के उपलब्ध संयंत्रों द्वारा लगा के और एक बहुत ही इफेक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम हम इसको बनाए रहे हैं, जिससे कि हमारी फोर्स की एक सर्वेलेंस की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी आने वाले समय। हमारे देश में जो भौगोलिक विविधता है और सीमाओं पर जिस तरह से इतने सारी तरह की विविधताएं नजर आती हैं, चुनौतियां हैं वो दरअसल उस रूप में अगर हम रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो इसको हैंडल करना, उसको टैकल करना या उसको संभालना, उसमें अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही ये सब संभव हो पाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। यदि हम जैसे राजस्थान की बात करें तो 50 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है जी। वहीं हमारी फोर्स कश्मीर में पहाड़ियों पे और बड़े बड़े पासेस में लगी हुई है जहां टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। वहीं यदि आप मेघालय चले जाएं तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जहां होती है 11,000 मिलीमीटर एक साल में, और अभी इसी स्थान पे मैं सोनराम मेघालय में जहां 1,000 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 मीटर बारिश यदि एक दिन में हो जाए तो किस प्रकार के कपड़े आदमी पहनेगा, किस प्रकार के सर्वेलेंस के संयंत्र लगाएगा, किस प्रकार के हथियार इस्तेमाल करेगा और किस प्रकार की गाड़ियों या इससे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मेरे ख्याल से इस विविधता से बड़े ही भारी चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं। यदि हम गुजरात का क्रीक एरिया देखें तो पूरा दलदली इलाका है और 20, 30, 40 किलोमीटर तक दलदली इलाका है जहां तेज चलना तो क्या चलना ही लगभग असंभव सा है। तो हाँ, ये चैलेंजेस बड़े हैं, बट हमने किसी तरह करके कहीं किसी प्रकार की ऑल टेरेन व्हीकल है, कहीं हमने आसमान से सर्वेलेंस का सिस्टम इजाद किया है, कहीं हमने बड़ी अच्छी किस्म की बोट्स लगा रखी हैं। तो हाँ, ये चैलेंजेस अवश्य है और हमारे आदमी इसी में रोटेट करते हैं। एक दिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पास शायद 3 साल बाद वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं, पर मेरे ख्याल से ये फोर्स की कैपेबिलिटी है कि किस प्रकार से हर प्रकार के एक वातावरण में और एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेता है। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसको दी गई है कि देश को सुरक्षित रखना और उसकी संप्रभुता को
कायम रखना, मेरे ख्याल से उसमें वो अपने उद्देश्य की पूर्ति हर प्रकार से तन और मन लगा के अवश्य करता है। ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो जैमर्स जिन पर लगाए गए थे, मुझे लगता है उससे भी ड्रोन की जो मूवमेंट है इन चीजों पे शायद उससे अंकुश लगता होगा, और भी चीजों के लिए तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल होता ही होगा ये। जी हाँ, मैं बस यहाँ इतना ही बताना चाहूंगा कि ड्रोन के लिए जैमर्स भी लगाए गए हैं, कुछ अन्य प्रकार के संयंत्र भी लगाए गए हैं, किंतु आप ही याद रखना पड़ेगा जो अवांछनीय तत्व है वो भी बड़ा होशियार है और उसके स्टेक्स ज्यादा हैं। तो आज इस प्रकार के ड्रोन्स भी हैं जो लगातार फ्रीक्वेंसी ही चेंज करते रहते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से एक जैमर से यदि एक फ्रीक्वेंसी से करिए तो वो भी, खैर हमने वो भी देखते हुए दूसरे प्रकार के हमने भारतीय कुछ तकनीकी संस्थान हैं और जो कुछ बहुत ही अच्छे कुशाग्र बुद्धि के जो लोग हैं उनको भी लगा रखा, और मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी हमने मिलके एक हैकाथॉन किया था जिसमें कुछ अच्छी यूनिट्स को हमने शॉर्टलिस्ट करके और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने उनको सपोर्ट भी दिया, जिससे हमने एंटी ड्रोन के विषय में कुछ एक अच्छी प्रोग्रेस हासिल की है और मेरे ख्याल से आने वाले समय में और अच्छी उपलब्धता इसमें हो पाएगी। अच्छा, सीमा सुरक्षा बल में एक NIAE सेल स्थापित किया गया है, यानी न्यू इनिशिएटिव्स आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन सेल। इसका उद्देश्य क्या है? जैसा आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि कुछ टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है और कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है या वो शायद इर्द गिर्द एक दो जगह उपलब्ध है, और मेरे ख्याल से उसको यदि हम हासिल कर लें या उसको हम बना लें तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। तो इस प्रकार के सेल मेरे ध्यान में था और मैंने इसको कायम किया। इसमें बड़े ही इंटरेस्टेड और शौकीन और थोड़े से बड़े मोटिवेटेड लड़कों को लगाया है कि जो जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है या जो जो चीजें हमने BSF ने आज तक हासिल नहीं की है, किस प्रकार से हम उस दिशा में जा करके और नई नई महारत हासिल कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इन लड़कों ने वो चीजें हासिल की हैं जो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। क्या हम अलग अलग चीजों की फोरेंसिक्स के बारे में बात करें, क्या एंटी टनलिंग के बारे में बात करें, और क्या एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डेवलप करने की बात करें, या छोटे छोटे ऐप से किस तरह से हम और अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, ये सब इस सेल ने हासिल किया है। और मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में एक बहुत ही उत्तम किस्म का एक यूनिट गठित हुआ है, मोटिवेटेड, और वो चीजें इसने हासिल की हैं जो BSF या किसी अन्य पुलिस फोर्स ने आज तक नहीं की थी और आज हमारे पास उपलब्ध हो पाई। अच्छा, नई नई तकनीक आने के साथ एक ये भी चुनौती आती है कि अपने बल के सदस्यों को उनमें प्रशिक्षित किया जाए, बहुत उनको कुशल बनाया जाए, प्रवीण बनाया जाए, ताकि वो उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके। तो प्रशिक्षण की दिशा में किस तरह की जो प्रयास हुए हैं इन दिनों में, वो जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रशिक्षण की दिशा में मेरे ख्याल से हमने भी कोशिश की है कि प्रशिक्षण जो वर्तमान में चल रहा है और प्रशिक्षण जो एक पुरानी लीक जैसे हथियारों की जानकारी, एक सिस्टम था कि यदि हम हथियार दिखाएं, उसको खोल दें, कर दें और बच्चे को समझा दें या रिक्रूट को समझा दें तो उसको हथियार समझ में किस तरह से चलता है, क्या रोकें आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं और किस तरह से ठीक किया जा सकता है। वहीं हमने कोशिश की है इस बार कि जो जो अलग अलग किस्म के हथियार हो, चाहे वो इंसास राइफल हो, चाहे वो LMG हो, क्या X95 हो या बरेटा हो, सबके 3 डायमेंशनल और रोटेटिंग मॉडल्स बनाए हैं और फोटोग्राफी में 3D डिजाइनिंग करके बनाई है और 10-10 मिनट की इन 3D मॉडल्स को देख करके और हमने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे डाला है ताकि कोई भी रिक्रूट जब चाहे बार बार अपनी सुगमता के हिसाब से इन्हें देख सके और अच्छी प्रकार से समझ सके। तो मेरे ख्याल से आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और व्यक्ति जो आज आ रहा है, चाहे हमारे सिपाही की बात करें या हमारे डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट्स, गेस्टेड ऑफिसर्स की बात करें, मेरे ख्याल से बहुत ही निपुण, बहुत ही शिक्षाविद और अच्छी क्वालिफिकेशन वाला आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको केवल एक दिशा देने की आवश्यकता है और हर किस्म के बैकग्राउंड के लड़के आ रहे हैं। क्या आप इंजीनियरिंग की बात करें, क्या बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, क्या आप केमिस्ट्री की बात करें, यदि हम टीयर स्मोक की बात करें, जो अश्रु गैस की बात करें, तो मेरे ख्याल से हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने अच्छे लड़के हैं। उन्होंने लगभग 40 नई किस्म की टीयर स्मोक चीजों को इजाद किया है। अच्छा। आज उन्होंने ये भी इजाद किया है कि ड्रोन से हम ऊपर उड़ा के और टीयर गैस शेल एक एक करके ड्रॉप कर सकें। तो केवल इन लड़कों को और हमारे अधिकारियों को दिशा देने की बात है। उसी तरह GIS मैपिंग होती है और अलग अलग चीजों की ऑपरेशंस की कब कहां मैप करने की कोशिश होती है। मैंने सोचा इसमें और महारत हासिल करने के लिए कुछ एक कुशाग्र यदि लड़कों को ढूंढा जाए, तो कहा सर हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा यदि हमने डेटाबेस यदि ढूंढा तो मेरे पास अपनी ही फोर्स में MPhil और PhD किया हुआ GIS सिस्टम्स में हमारे पास लड़का उपलब्ध। शैक्षणिक जो उनकी योग्यता है कोई कमी नहीं है और लड़कों की इंटरेस्ट और मोटिवेशन में कोई कमी नहीं है। केवल एक पीठ पे हाथ रख के एक दिशा उसको देने की बात है और हर किस्म के लड़के, हर एरिया में पारंगत
लड़के हमारे पास उपलब्ध हैं। मेरे ख्याल से जो हम चाहें, यदि इच्छा शक्ति हमारे में हो तो कुछ भी चीज हासिल की जा सकती है। ये भरोसा बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में बल का हर सदस्य इस आत्मविश्वास को महसूस करता है। लेकिन जो हमारे बल के जो सदस्य हैं इंसान के रूप में, उनके प्रशिक्षण की बात तो हुई, लेकिन हमारे इस बल में तो इंसान के अलावा हमारे गैर इंसानी सदस्य भी हैं। उनका प्रशिक्षण या उनकी भूमिका, उस पर भी थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत रोचक भी है जी, ये जानना हमारे लिए। जी, हमारे पास यदि उसकी बात करें तो हमारे पास कुछ डॉग्स हैं, हमारे पास अश्व हैं, हमारे पास ऊंट भी हैं, और इनको अलग अलग किस्म से ट्रेन किया जा सकता है। मसलन यदि हम बात करें तो डॉग्स में अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक विजन था कि क्यों नहीं हम इंडियन ब्रीड के डॉग्स को भी डेवलप करें। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जो अभी केवड़िया में सरदार पटेल जी की जयंती एक मनाई गई थी 30 अक्टूबर को, उसमें हमने मात्र इंडियन ब्रीड्स, मुढोल हाउंड, रामपुर हाउंड, इनका एक प्रदर्शन किया था, और इतना सुंदर प्रदर्शन प्रधानमंत्री महोदय के सामने हुआ था कि मेरे ख्याल से उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। एक और रोचक तथ्य हमारे ट्रेनर्स ने बताया कि यदि साहब 50 बार ट्रेनिंग की जाए तो फॉरेन ब्रीड जैसे एल्सेशियन है, लैब्राडोर है, बेल्जियन मेलेनॉय है, ये 3-4 बार गलती अवश्य कर जाते हैं और फिर सीख जाते हैं। पर इंडियन हाउंड्स को यदि एक बार सिखा दिया जाए तो सर 50/50 वो सही बार करता है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरे ख्याल से जो विजन हमारे प्रधानमंत्री महोदय का है और गृह मंत्री महोदय का है, आने वाले समय में इनको, और हम कश्मीर में भी ट्रेन कर रहे हैं, जो गद्दी डॉग्स जो बकरवालों के पास होते हैं। अच्छा। इतनी ठंड में और इतने आराम से रह के और अपने क्षेत्र की रक्षा करने में जो एक महारत उनको हासिल है, मेरे ख्याल से यदि उनको ट्रेन करें तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसी तरह जो अश्व हैं हमारे, मेरे ख्याल से बॉर्डर पेट्रोलिंग में, ऐसे इलाके जहां लंबा एरिया कवर करना इतना आसान नहीं है, अश्व पे पेट्रोलिंग होती है पंजाब में, जम्मू पे, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। उसी प्रकार रेगिस्तान में ऊंट पहले थे, अब तो हमने ऑल टेरेन व्हीकल्स भी ले ली हैं, तो और तेजी से होता है। पर कई इलाके ऐसे हैं जहां शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं, और जो अलग अलग किस्म की इतनी गर्मी में, मेरे ख्याल से जो काम ऊंट, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, जो कर पाता है वो दूसरे के बस का नहीं है। इन सबको ट्रेन करते हुए और अच्छे प्रकार से उनकी देखरेख करते हुए हम प्रयास करते हैं कि इनको भी एक अच्छा अपना साथी बनाएं और इनसे एक हम सपोर्ट लें, ताकि सर्वेलेंस हमारे लिए और अच्छा हो सके। ये एक बड़ी खुशी की बात, और मुझे लगता है कि एक उपलब्धि है कि सीमा सुरक्षा बल में इस समय लगभग महिला सदस्यों की संख्या 7000 के आसपास है, इससे थोड़ी अधिक ही है। वैसे शुरुआत तो 1972 में हुई थी, लेकिन अब कॉम्बैट रोल में भी जब हम उनको देखते हैं और उनके हौसले को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। किस किस तरह की भूमिकाओं में हमारी महिला सदस्य हैं बीएसएफ में? देखिए, आज महिला सदस्य हमारी जो सीमा सुरक्षा बल में है, किसी भी क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं। क्या वो बॉर्डर पेट्रोलिंग की बात हो, ऑपरेशंस में जाने की बात हो, या गेट मैनेजमेंट की बात हो, आज हमारी महिलाएं, और बल्कि जो पिछली भर्ती हुई थी 14,000 में लगभग 2500 महिलाएं भर्ती हुई थी, और किसी क्षेत्र में कम नहीं थी। इतना बड़ा आत्मविश्वास था, बहुत जो कुछ कर दिखाने की जो एक इच्छा थी वो बहुत ज्यादा थी, और प्रधानमंत्री के निर्देश में जो 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं, उसमें बीएसएफ के भी करीब 7,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। काफी बड़ी संख्या में महिलाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए, तो महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं और किसी भी क्षेत्र में कहीं कम नहीं है। बल्कि हमारी, आपने देखा होगा इस साल की 26 जनवरी पे जो राजपथ पे परेड हुई थी, वहां सीमा भवानी मोटरसाइकिल की जो हमारी स्टंट टीम है, उसने बहुत शानदार प्रदर्शन करके सबका दिल जीता था। वही मोटरसाइकिल टीम अभी कुछ दिन पहले अटारी से कन्याकुमारी तक फुल महिलाओं की टीम गई। लोगों में जागरूकता, सीमा सुरक्षा बल के बारे में जानकारी और महिला सशक्तिकरण के बारे में जो एक उन्होंने लोगों के साथ अपना बात को साझा किया, मेरे ख्याल से काफी दूर महिलाओं को ले जाएगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान मेरा ख्याल है कि साइकिल रैलीज और मोटरसाइकिल रैलीज इस तरह की बहुत सारी निकाली गई, और देश के दूसरे हिस्सों तक उसके एक जुड़ाव का भाव भी उसमें प्रदर्शित होता है। सीमा भवानी को तो हम सब सैल्यूट करते हैं, क्योंकि राजपथ पर हमने 2018 में भी उनका प्रदर्शन देखा, 2022 में भी देखा। एक जानकारी आपसे ये जरूर हम लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी सुदूरवर्ती दुर्गम इलाकों में अपनी ड्यूटी पर होते हैं। जो सामान्य आवश्यकता की चीजें वो सब वहां पर पहुंचती हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब अचानक उन्हें मदद की जरूरत होती है, जैसे तबीयत खराब हो जाने पर या गंभीर रूप से बीमार होने पर उन्हें तुरंत इलाज चाहिए, दवाई चाहिए। इन सब को कैसे आप मैनेज करते हैं? थोड़ी हमें हैरानी भी होती है कि चीजें कैसे हो पाती होंगी। भारत सरकार ने इस तरफ भी ध्यान देते हुए, आप सीमा सुरक्षा बल एक फोर्स है जिसके पास एक पूरा एयर विंग है, और हमारे पास बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं यहाँ तक भी बताऊं कि एक बार व्यक्ति की शादी थी और वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही खराब इलाका था, पैदल नहीं निकल पा, तो कहा सर 3 दिन बचे हैं शादी
के मौसम खराब था, नहीं निकाल पाए। 2 दिन बचे हैं शादी के, नहीं निकाल पाए। 1 दिन बचे हैं तो मैंने उसको हेलीकॉप्टर भेज के निकलवाए। मैंने कहा शादी तो बार बार जिंदगी में आएगी नहीं। तो हर प्रकार की इस तरह की स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि जहां तक संभव हो उसकी मदद कर सकते हैं। और कैजुअलिटी एवैक्यूएशन तो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी का इलाका है। क्या इस प्रकार का मलेरिया हो गया, क्या हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रायोरिटी करके हम उसको मदद देते हैं। और हेलीकॉप्टर हमारे पास लगभग भारत के हर बड़े बड़े प्रांत में उपलब्ध हैं और उसको भेज के और उससे उसको मदद भी दिलाते हैं। वैसे तो आप टेली कंसल्टेंसी और टेलीमेडिसिन और ये सब सुविधा भी आप मेरा ख्याल है ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने का काम केवल इस दिशा में हमने बहुत बड़ा काम किया है कि एक टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की है कि जहां से भी व्यक्ति कंसल्टेशन कर सकता है हमारे डॉक्टर्स के साथ। हफ्ते में 2-3 बार होता है और ये बड़े अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी चीज हमने ड्रोन से भी लाइफ सेविंग मेडिसिन पहुंचाना शुरू किया है। और तीसरी चीज जो अभी हमने रिसेंटली शुरू की है कि व्यक्ति के पास एक डिवाइस होता है जो डिवाइस को अपने मोबाइल में लगा के वो इंपॉर्टेंट अपने पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये वो एक दूर स्थान पे हमारे बड़े जहां हॉस्पिटल्स है वहां उसको कन्वे या ट्रांसमिट कर सकता है, ताकि वहां डॉक्टर देख के उसको अच्छे से अच्छी कंसल्टेंसी या कंसल्टेशन दे कि क्या दिक्कत सामान्य है, सीरियस है या किस प्रकार की दवा उसको देनी चाहिए ताकि वो मतलब अच्छी तरह से कुशल क्षेम रहे। बहुत कमाल की बात है। मुझे लगता है ये बहुतों के लिए और एग्जाम्पल होगा, एक उदाहरण होगा इस तरह का। एक चीज सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ई इनिशिएटिव्स बल के सदस्यों के लिए आपने लिए हैं जो उनकी वेलफेयर या उनके कल्याण के लिए हैं, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हैं, उनके बारे में जरूर थोड़ी सी चर्चा आपसे इस मौके पर करना चाहेंगे। जी, आपने जैसा सही कहा, ई इनिशिएटिव्स इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आज का डिजिटल युग जो है हमारे लगभग हर सिपाही के पास स्मार्टफोन है जी। और यदि स्मार्टफोन उसके पास है और मेरे ख्याल से बॉर्डर पे बाय एंड लार्ज लगभग सब जगह कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है, तो यदि कनेक्टिविटी ठीक है तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें यदि हम उसको ई इनिशिएटिव्स के द्वारा उपलब्ध करा दें तो उसको अपने आप में उसकी उपलब्धता पहुंच उस तक हो जाती है और उसको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। इसी तरह से हमने जैसे ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने बताया आपको 3 डायमेंशनल हथियारों की जानकारी और उसके वीडियोस उस तक उपलब्ध हो पाते हैं। उसी तरह हमने ई आवास की व्यवस्था भारत सरकार ने एक लागू की है। मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी यदि उसको घर चाहिए और किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में यदि घर की उपलब्धता है तो वो अपना अप्लाई कर सकता है और उसको घर मिल सकता है। ई ऑफिस यानी अलग अलग ऑफिसों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल भेजना करना, उस पर डिसीजन लेना, वो भी किया गया है। उसी तरह CLMS अच्छे चीजों की यदि उपलब्धता हो वो कहीं से भी करके अपना सामान खरीद सकता है, किसी एक अपने मात्र यूनिट से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं हमने अभी एक BSF का एक ऐप भी बनाया है जिसको गृह मंत्री महोदय शीघ्र ही रिलीज करेंगे और हमने प्रयास किया है कि जितने सरकारी नियम कानून या उसको मदद की जितने प्रकार के लोन असिस्टेंस या स्कीम्स हैं उस तक पहुंच जाए एक बार में, तो वो अपने समय रहते अपने फुर्सत के समय में उनको देख सके, कर सके। जो भारत सरकार इस प्रकार की स्कॉलरशिप, लोन या अदर असिस्टेंस कर रही है पूरा इस्तेमाल हो सकते, वो केवल दफ्तर में या किसी बाबू पे डिपेंडेंट ना रहे और एक स्वतंत्र तौर से सशक्त रहे। सारे नियम कानून उसके हाथ में, उसके फोन में उपलब्ध हैं और जब चाहे अपने आप को सशक्त करके सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकता है। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हमने शुरू किए हैं और मेरे ख्याल से आने वाले समय में इस डिजिटल जो प्रधानमंत्री महोदय का हमारा एक विजन है कि डिजिटल इंडिया का जो विजन है, मेरे ख्याल से हम और सशक्त और उसको मजबूत बना पाएंगे। सीमा सुरक्षा बल के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर बल के सदस्यों को, उनके परिजनों को आप अपने संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण बल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। 1954 लोगों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को सुरक्षित रखने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमारे जो भी जांबाज बहादुर सिपाही आज भी बॉर्डर पे लगे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को हम नेस्तनाबूद करें या उसको विफल करने, और उनसे सबसे चाहे वो हमारा लोएस्ट अधिकारी सिपाही हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी, मेरा केवल यही संबोधन है कि जहां भी आप काम कर रहे हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में हो या जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई हो, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि आप जब जाएं तो लोग ये समझे कि हाँ, इन्होंने इस स्थान पे, इस काम में, इस कार्य क्षेत्र में ये इम्प्रूवमेंट किया है, उससे बेहतर छोड़ के जाए। मेरा आप सबसे यही आह्वान है और देश की अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए आपका ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वहीं देश के संपूर्ण लोगों से, पुरुष, स्त्री या बच्चों से भी मेरा ये आह्वान है कि आप जिस रूप में भी BSF की मदद कर सकें, चाहे वो छोटी गोपनीय सूचना दे के अवांछनीय तत्वों के बारे में, किसी अवांछनीय गतिविधि के बारे में यदि आप सूचना दे दें या जो भी आपसे बन पड़े उसमें यदि आप हमारी मदद करेंगे तो मेरे ख्याल से
आप हमारे हाथ और पैर और सशक्त करेंगे ताकि हम इस देश की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दी गई है, देश को सुरक्षित रखना और देश को अखंड एक राज्य के रूप में स्थापित किए रखना, उसमें हम और अधिक सफल हो पाएंगे। सर, आपको और पूरे बल को हम सैल्यूट करते हैं उनके उस योगदान के लिए जो देश और देश के नागरिकों के प्रति वो दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत आभार आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में आने के लिए और इस बातचीत के लिए, और स्थापना दिवस की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सीमा सुरक्षा बल के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह से भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जैनेन्द्र सिंह। In connection with the 58th Raising Day of the Border Security Force, you are listening to an interview with the Director General Border Security Force, Shri Pankaj Kumar Singh. Interviewer was Jainendra Singh, Senior Broadcaster. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.